अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ के मामले में कल भी कहा था कि दुआ भी है और उम्मीद भी है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब आया है तो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और असल ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। ये मामला रायगा नहीं जाना चाहिए और इसको ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि इसका कोई नतीजा निकले ही ना। बहुत बातें हों, लेकिन बहुत बातें हो कि केस दाखिल दफ्तर हो जाए, लेकिन असल जो कल्प्रिट्स हैं, जो असल मुजरम हैं, उन तक पहुंचा ना जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम स्टेप था कि उसकी वालिदा आती और उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या अरशद के हवाले से जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी वो अदालत के गोशगुजार कर देती। आज उनकी वालिदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई, उन्होंने तहरीरी ख़त भी लिखा, वहाँ अदालत के सामने बात भी की और उम्मीद यही है कि जो पहली JIT आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके नई JIT बनाने का हुक्म जारी किया है कि जो JIT बनेगी वो पूरे फैक्ट्स रिकॉर्ड पे लाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसकी रोशनी में इस मामले को नतीजा खेज़ बनाएगी। जो असल मुजरिम है उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। अरशद शरीफ की फ़ैमिली को जिन लोगों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, कुछ सर्विंग हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन ये सारे लोग मुलव्वस नहीं हो सकते। मतलब अगर आप एक बिल्कुल कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो उनमें से हो सकता है किसी एक का रोल हो सकता है किसी एक ने फैसिलिटेट किया हो, किसी ने क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मुज़ाहरा किया हो, किसी ने इंसाइटमेंट की हो। मुझे अभी कुछ नहीं पता किसका क्या रोल है, लेकिन उसकी फ़ैमिली के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको सुनना, रिकॉर्ड पे लाना और जो भी JIT बनेगी उसकी रोशनी में उसको इन्वेस्टिगेट करके आगे मामले को लेकर चलना उसके लिए फ़र्ज़ था। उसकी माँ कह रही है कि ये बंदा मुजरिम है या ये बंदा मुजरिम है और वो पुलिस वाला जो है उसकी बात ही ना सुने, तो वो तो नहीं हो सकता ना। लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि वो जो उसकी फ़ैमिली जो उसके पीछे वारिस हैं जिसके ऊपर वो शक का इजहार कर रहे हैं उसके साथ आप सुन के उसकी तहकीक करें। तहकीक के नतीजे में अगर कोई चीज़ उन तक लीड करती है तो उस शख्स को जाके आप पकड़ लें, लेकिन अगर बाकी लोग मासूम साबित होते हैं तो उनका नाम साफ़ हो जाएगा। कानून का तकाजा यही है कि सारे लोगों को हम बिला वजह मशकूक भी ना बनाएं, लेकिन अगर जो ये कल्प्रेट है तो उसके ऊपर मट्टी डाल के उसको बचाने की कोशिश भी ना करें। तो इंसाफ के साथ इस मामले में बड़ा दिल करके तहकीक करनी पड़ेगी। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं और इतने बड़े लोग एक सारे जर्नलिस्ट के पीछे नहीं हो सकते। अगर उनमें से कोई एक या दो या किसी एक का रोल है तो उसको ढूंढना भी स्टेट का फ़र्ज़ है। तो ये मामला बड़ी आसानी से ना समेटा जा सकेगा और इसको तहकीक करके आगे बढ़ाना भी आसान नहीं होगा। बड़े दिल जुगरे का और ताकत का इस्तेमाल चाहिए होगा और मेरा नहीं ख्याल है कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट इतना बड़ा काम कर सकती है। एक बहुत बड़ा बोझ और ज़िम्मेदारी और उम्मीद है कि नए आर्मी चीफ़ हाफ़िज़ कुरान है, तो जो अल्लाह ताला और शरीयत के और इस्लाम के अहकामात हैं उसकी रोशनी में तो इस मामले के अंदर इंसाफ का तकाजा यही है कि वो अपना रोल इस्तेमाल करें, अपने ऑफ़िस की ताकत इस्तेमाल करें, अपने ऑफ़िस का जो वज़न है वो इंसाफ के पलड़े में डालें। इंसाफ को यकीन दहानी करवाने के लिए, इस अमल को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका वज़न है वो इस केस को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मावनत अदा करेगा। उनको अजर मिलेगा दुनिया में भी आखिरत में भी। ये पूरा यकीन रखिए कि किसी इनोसेंट शख्स का जो कत्ल है रायगा नहीं जाता, उसके मुजरम को सज़ा मिलेगी। तो जो इस मामले को हल करने के लिए अपना रोल अदा करेगा उसको उसका अजर भी मिलेगा। तो नए आर्मी चीफ़ के ऊपर मेरा तो ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर का बहुत बड़ा ये एक पाकिस्तान के लिए खिदमत का काम होगा कि इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से, शफ़ाफ तरीके से तहकीकात करवा कर असल जो लोग हैं उनको ढूंढने में मदद करें। क्योंकि ये 4-5 नाम जिनके नाम आ रहे हैं वो TV चैनल उनके नाम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है किसी सर्विंग को या बहुत सीनियर ओहदे पे बैठे हुए वर्दी में मलबूस शख्स का नाम हम रिपोर्ट कर दें एक ऐसे क्रिमिनल केस के जिसके ऊपर हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं है, लेकिन उनका ऑफिस इस मामले में रोल अदा कर सकता है। हो सकता है कि 4-5 सारे ही साफ़ हों तो 4-5 साफ़ हो जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर बिला वजह से इल्ज़ाम आयद करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर उसमें से किसी एक का डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल निकलता है तो उन्हीं के ऑफिस की वसातत से उस तक पहुंचा जा सकता है, वैसे उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। कोर्ट के अंदर जो केस की तफसीलात हैं उसको कुछ मोटे मोटे नुकात आपके सामने रखना चाहूँगा। अरशद शरीफ कत्ल केस, वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर नई तहकीकाती टीम तश्कील दे, चाहते हैं कि इस वाक़े की तफ्तीश सीनियर और आज़ाद अफसरान से कराई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से भी मुआवना ज़रूरी हो तो वज़ारत ख़ारजा ताउन करे। बेईमाना कत्ल के असल शवाहिद कीनिया में हैं, वहाँ हुकाम के साथ मामला उठाना होगा। फायरिंग करने वाले अहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया? इंतहाई संगीन मामला है, तंबीह कर रहा हूँ कि हुकूमत इसे संजीदगी से ले। अरशद शरीफ की वालिदा ने कई लोगों के नाम लिए, हुकूमत तमाम ज़ावियों से तफ्तीश करे। फ़ौजदारी मुकदमा है इसलिए कमीशन कायम नहीं किया। केस शुरू ही खुर्रम और वकार से होता है। ये वो दोनों लोग हैं जिनके पास अरशद गए,
कैसे गए, वहाँ उन लोगों का रोल क्या था, क्या इन लोगों का किसी शख्स से यहाँ रब्ता था जो उनको यहाँ से बैठ के हदायत दे रहा था कि क्या करना है, क्योंकि अरशद को गोली बहुत करीब से भी मारी गई है। तो ये एक सवालिया निशान है कि जिसमें शक यही है कि ये रिमोट कंट्रोल इनको कोई कर रहा था, मैनेज किया जा रहा था। वो कौन था जिसने बोला कि आप गोली चलाओ और इसको मारो, मेक श्योर करो कि ये ज़िंदा नहीं बचे। कल तक JIT के तमाम नामों से आगाह किया जाए, अदालत का हुक्म। और इसी तरीके से जो फर्दर इसकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, बहुत बड़ी सी, कुछ 600 सफ़ात की रिपोर्ट है, 592 परहैप्स पेजेस है उसके, जो अभी तक सबमिट करवाई है उस कमेटी ने। ये रिपोर्ट कहती है कि अरशद शरीफ का कत्ल एक सोचा समझा मंसूबा था। ये बड़ी की फाइंडिंग है कि ये ऐसे ही नहीं था कि रैंडमली जा रहा था और पुलिस वालों ने नाके के ऊपर फायरिंग कर दी। ये ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा प्लान मर्डर था। बहीमाना कत्ल में बैरून मुल्क किरदार भी मुलव्वस हो सकते हैं। मकतूल सहाफ़ी के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज थे, इसलिए इन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। ये वो 13 मुकदमात हैं जिसकी वजह से उसको पाकिस्तान से जाना पड़ा। अरशद शरीफ को मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने दुबई से निकल जाने का कहा। कत्ल में कीनिया, दुबई और पाकिस्तान के किरदारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके ठोस शवाहिद नहीं कि अरशद शरीफ पर कत्ल से पहले तशद्दुद किया गया। अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद ये तासुर सामने आता है कि उसको कत्ल करने से पहले उस पर तशद्दुद भी किया गया। क्यों किया गया, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि उससे अगर कोई चीज़ हासिल करनी थी तो वो क्या थी। वो उसके फ़ोन से कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मिले हैं, या उसके पास अगर कुछ कंप्यूटर्स में ऐसी चीज़ें थी, या कोई डिजिटल ऐसा रिकॉर्ड था तो वो किसके पास है, कुछ मिला है तो किसके पास है, उसकी मलकियत किसके पास है। गाड़ी चलाने वाले खुर्रम के बयानात के अंदर तजाद मौजूद है। कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में कोई मावरत नहीं की। अरशद शरीफ के सीने में लगी गोली ट्रेजेक्ट्री से, फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती, कि जो बाकी गोलियाँ हैं उस ये जो करीब वाली गोली है इसकी ट्रेजेक्ट्री वो वाली नहीं है। तो ये गोली मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ अंदाज से मारी गई है। एक गोली कमर के ऊपर हिस्से में गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी। इस जख्म से यह अखज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली करीब से चलाई गई। जिस जाविये से गोली चली, इसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए। अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वक़ार का किरदार और मज़ीद तहकीक तलब है। खुर्रम और वक़ार दोनों मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। तो ये ना सिर्फ वो दोनों मशकूक हैं, बल्कि उसकी फैमिली के नज़दीक जिन लोगों के ऊपर शुबा है वो लोगों को भी JIT को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ेगी, उनके बयानात रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और अरशद शरीफ की वालदा के बयान की रोशनी में भी इस केस को देखना पड़ेगा कि वो जो कह रही हैं उनके पास कोई एविडेंस है जिनके मुताल्लिक उन्होंने जिक्र किया, उनका इस केस से बराह रास्त या बिला वास्ता या बिल वास्ता कोई ताल्लुक़ बनता है या नहीं बनता। इन सारे एंगल से JIT को मामले को देखना पड़ेगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मामला है, ये रिपोर्ट जो है पार्लियामान में भी जाए और इसके ऊपर खुले अंदाज में डिस्कस किया जाए, ताकि असल जो कातिल है, जो असल मुजरिम है, उस तक पहुँचा जा सके। यकीनी बनाया जाए इस अमल को कि जो असल कातिल है उसको ढूंढने में कोई कोताही ना बरती जाए। और ये काम खुद करना चाहिए। हमें कोई ऐसी कमज़ोरी, कोई ऐसा अमल माने नहीं होना चाहिए कि हम असल कातिल को ढूंढने से गुरेज करें। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं इस्लामाबाद से ज़ुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ज़ुबैरी साहब वेरी वार्म वेलकम सर। अता तारड़ साहब हमारे साथ हैं PMLN से। अता तारड़ साहब आपको भी खुश आमदीद। ज़ुबैरी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, अरशद शरीफ से शुरू करते हैं। अरशद शरीफ वाला मामला, दिली ख्वाहिश यह है कि इस मामले में इंसाफ हो, असल लोगों तक पहुंचा जा सके, क्या हकायक थे जाना जा सके, किसने मारा, किसके कहे पे मारा, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएं। क्या ये मुमकिन होगा सुप्रीम कोर्ट के इस सू मोटो की रोशनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, सू मोटो अब कोर्ट ने ले लिया है तो वो उनकी साबदीदी पावर्स हैं। उन्होंने एक ऑर्डर्स पास किए। कल FIR की बात हुई, उस पर एक इशू आ गया है आपके सामने, वो बात भी है। दूसरी बात है कि वो JIT, आपने बड़ी अच्छी बात की, वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन, बड़े सीनियर और बहुत रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर हमारे सिंध के हैं। उन्होंने इस पे एक रिपोर्ट पेश की जो आप अभी फरमा रहे थे। उसकी रोशनी में तो उन्होंने पूरा एक इन्वेस्टिगेशन करके एक लाइन मुतय्यन कर दी है कि किस तरह से आपको इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या उसके महरक़ात थे। अब कोर्ट ने अपनी साबदीदी पावर्स में और सूमोटो पावर्स एक्सरसाइज करते हुए JIT कर दी गई है, तो नेचुरली वो JIT जो तश्कील दी जाएगी उसके सामने ये रिपोर्ट भी आएगी, वो पुलिस ऑफिसर शायद वो भी आएंगे सामने, तो उसके अंदर उनको फॉलो करना चाहिए इस ऑर्डर्स को। अपनी रिपोर्ट, जो एक रिपोर्ट ही होगी जो कोर्ट के सामने आनी चाहिए, उसमें उनकी मुद्दई जो है, उनकी वालदा या उनकी वाइफ हो, वो उनका बयान भी रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो उसके बाद ही कोई रिपोर्ट मुरतब होगी और फिर देखना जाएगा कोर्ट वो कैसे। क्योंकि आप देखिए, एक जुडिशल कमीशन की तो एक रिक्वेस्ट तो पहले से ही थी, अब उन्होंने एक JIT कर दी, तो उसके हिसाब से आप इंतज़ार करें और देखें वो क्या रिपोर्ट देते हैं।
प्राइम मिनिस्टर का जो खत था वो जुडिशल कमीशन के लिए था, फुल कोर्ट के जुडिशल कमीशन बनाया, लेकिन अब इन्होंने सो मोटो लिया, जुडिशल कमीशन नहीं बनाया और साथ जीआईटी की हिदायत आज कर दी और वो भी नई जीआईटी आज वाली मुस्तरद कर दी, नई बनाने का हुक्म दिया। अब मेरे जहन में सवाल एक ही है कि क्या मुस्तरद कर दी? जो पहली जीआईटी थी उन्होंने कहा वो दुरुस्त नहीं है, नई जीआईटी कल तश्कील दें जिसमें इंडिपेंडेंट लोग हों और वो किसी के ज़ेर असर ना हो ताकि असल हक़ाइक़ तक पहुँचा जा सके। मेरे जहन में सवाल यही आता है घूम फिर के कि अगर अरशद की वालदा का मैं ख़त देखूं तो उसमें बहुत बड़े लोगों का नाम है जी। तो पहला सवाल तो मेरे जहन में यह है कि जब तक नए आर्मी चीफ जो हैं वो इस मामले में अपना वज़न नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपनी ताकत नहीं इस्तेमाल करेंगे, इस मामले में बहुत खुले अंदाज में और ट्रांसपेरेंट तहकीकात मुमकिन नहीं होंगी। तो पहले तो हमें उनसे तवक्को रखनी चाहिए कि वो अपना ऑफिस का पूरा वेट इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस मामले में आगे बढ़ा जा सकता है आगे बढ़ा जाए। मैं इस बात से मुझे नहीं इत्तेफाक है आपकी कि वो एक आर्मी चीफ जो अभी उन्होंने ओहदा संभाला है कि उनके वज़न की ज़रूरत होगी इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। उन्होंने एक इशू उठाया है, उनके सामने आया, उन्होंने एक जीआईटी तश्कील दी है। अब उसकी रिपोर्ट अगर हम अब ये तो देखिए एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम होता है, जो एक होता है जिसका काम होता है कि जाके इन्वेस्टिगेट करे, उसको किसी को भी वो समन कर सकता है अंडर दी प्रोसीजर जो क्रिमिनल फौजदारी का है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है जीआईटी जिसके अंदर आप फरमा रहे हैं कि बड़े इंडिपेंडेंट अच्छे लोग हैं और उनका काम है वो जिम्मेदारी, और आप एक रिपोर्ट उनके सामने मौजूद है, उसकी रोशनी में वो काम करें और फिर उसके हिसाब से कोर्ट ने इशू लिया हुआ। तो आई थिंक उनकी वालदा ने अगर किसी को एक्यूज़ किया हुआ है वो एक एक्यूजिशन ही है ना जी। तो वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम होता है कि वो उसको कितनी दे। जो बात समझ नहीं आती कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कल एक हुक्म दिया था कि एफआईआर दर्ज की जाए तो वो उनकी वालदा की मुद्दत में दर्ज होनी चाहिए थी, मेरा हम्बल ओपिनियन है। और वो रात दिन पुलिस ने जल्दी से वो कर दी। तो इसको भी देखना चाहिए, ये कोर्ट को इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भी इसको रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप कर सकती है? मैं कहता हूँ जब कोर्ट के हुक्म पे ही वो एफआईआर दर्ज हुई है। तो पंजाब में इमरान खान वाली वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे सामने भी हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक, तो पुलिस का वर्जन ये आता है कि उनके बुरसा आई नहीं, उन्होंने एफआईआर ही दर्ज नहीं की। या आपने देखा फिर इवेंचुअली जब नहीं हो रहा तो पुलिस फिर अपनी मुद्दत में दर्ज करती है। वो सेकंड स्टेप होता है, क्योंकि एक जजमेंट आ चुकी है यहाँ सुप्रीम कोर्ट की सुगरा बीबी के केस में कि एक दफ़ा जब एफआईआर दर्ज हो जाए तो सेकंड एफआईआर या थर्ड एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती उसी इंसिडेंट की, तो अब उसका वर्जन दिया जा सकता है। तो इसलिए पुलिस की जो अगर ये इन्होंने कर दी तो मुझे नहीं मालूम कि उनकी वालदा या उनका इस पर क्या रद्द अमल होगा कि वो सही हुई है या नहीं। ये सारी चीज़ें वक्त बताएगा जी। अताउल्लाह तारड़ साहब से भी पूछते हैं। तारड़ साहब आप फरमाइएगा, एक तो प्राइम मिनिस्टर का खत था जुडिशल कमीशन के लिए, लेकिन यहाँ सो मोटो है सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशल कमीशन नहीं, और जेआईटी की हिदायत है कि नई बना के कल आइए और वो इंडिपेंडेंट उसमें इन्वेस्टिगेटर्स हों और हक़ाइक़ जानने की पूरी कोशिश की जाए, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से मदद लेनी हो वो मदद ली जाए। कैसे इस मामले को आगे बढ़ाएंगे? हुकूमत इस मामले में क्या किरदार अदा करेगी? देखिए, एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और प्राइम मिनिस्टर ने फौरी इसका नोटिस भी लिया और हुकूमत इस बारे में बहुत संजीदा है और हम ये समझते हैं कि हर हाल में इसकी हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट फोरम पे मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। और देखिए, ये एक अच्छी नीयत से ख़त लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट को कि आप फुल कोर्ट का कमीशन, जो कि तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का कभी कमीशन किसी मामले पर तश्कील दिया गया है, और ये इसलिए था कि इस मामले की इंपॉर्टेंस को उजागर किया जाए कि ये मामला इतना संगीन है, इतनी अहमियत का हामिल है कि इसमें बहुत सारे मुहर्रकात हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का कमीशन पे बिठाया जाए। अब अच्छी बात है अगर सुओ मोटो लिया गया है, 5 रुकनी बेंच है, छोटी अदालत नहीं है कि एक सिंगल रुकनी नहीं है, 2 रुकनी भी नहीं है, 5 रुकनी बेंच है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बहुत पावरफुल बेंच है। इससे पावरफुल बेंच की आप तवक्को नहीं रख सकते। सवाल अब यह है कि मामला आगे कैसे बढ़ेगा, जीआईटी कितनी पावरफुल होगी, क्या वो सारे लोगों को प्रोब करेगी? देखिए, मेरी पहली तो इसमें हमारी पहली टेक तो ये है कि इस मामले को हमें सियासत से दूर रखना चाहिए, और वो हम हो, वो पीटीआई हो, और इसकी शफाफ तहकीकात इस मुल्क की मफाद में हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस जेआईटी के हवाले से हुकूमत हर तरह का ताउन करेगी, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशल्स, वास्ट एक्सपीरियंस वाले, जिनका इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जिनके पास वो एक्सपर्टीज मौजूद हैं, वो स्किल सेट मौजूद है जो रिक्वायर्ड है,
वो तमाम जो हैं उनकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को भी फराहम की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की इसमें मुकम्मल मुआवनत और जिस तरह की भी उनको कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होगी वो बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने डे 1 कहा कि जी हम इसकी शफाफ तहकीकात चाहते हैं। मगर देखिए जो एक तासुर दिया जा रहा है, कल आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने जेआईटी की कंपोजिशन रखनी है, तो आपके जहन में क्या है, कौन इस कमेटी को हेड करेगा? कंपोजिशन में क्या आईएसआई और आईबी के नुमाइंदे होंगे? देखिए आपके जहन में कंपोजिशन क्या है? हुकूमत की मुशावरत चल रही है, हुकूमत की उस पर मुशावरत भी चल रही है और तमाम तहकीकाती इदारे जो हैं जिसमें सीनियर हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशल्स हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो ये तमाम जो ये एक्सपर्टीज रखते हैं, जिस तरह मैंने अर्ज किया, तो उस तरह के सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल्स पे ये बनाई जाएगी। और देखिए ये जेआईटी ज़्यादा अहमियत की भी इसलिए हामिल है कि इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच है जो इसकी सुपरविजन कर रहा है, जिसने ये तहकीकात को बाकायदा डायरेक्टली सुपरवाइज करना है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तहकीकात नहीं हो सकती। मगर अगर हम इससे पहले इफ़ वी जंप टू कंक्लूजन्स या हम नतीजे अभी से अखज़ करना शुरू कर दें और बगैर सोचे समझे कहना शुरू कर दें कि फ़लाँ शख्स इसमें शामिल है, फ़लाँ की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये बहुत कबल अज़ वक्त है। और किसी भी इदारे को ब्लेम करने से पहले मैं ये समझता हूँ तहकीकात का आगाज़ होने दिया जाए, तहकीकात हो। इसमें केन्या जाके जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसने जो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, ये जो जेआईटी होगी इसको केन्या जाके मजीद जो है वो डिटेल में जाके देखना पड़ेगा। और हम अभी किसी किस्म का ऐसा तासुर ना दें कि इसमें कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जिनकी इन्वॉल्वमेंट अपेरेंटली प्राइमा फेशा नजर नहीं आती। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत कबल अज़ वक्त होगा और हमें वेट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में ये हाई पावर जेआईटी क्या फाइंडिंग्स देती है और इनकी इंक्वायरी में क्या चीजें सामने आती हैं। अच्छा आबिद साहब, जो अभी तक की फैक्ट फाइंडिंग है, अगर उसके ऊपर मैं आपसे राय लूँ, क्योंकि इनका एक वो जो पंच लाइन कह लें कि वो कहते हैं ये प्लान मर्डर है, जो शुरू वाली जो भी केनियन पुलिस का वर्जन था उसके ऊपर तो उन्होंने उसको उठा के परे फेंक दिया कि वो नाके के ऊपर मिस्टेकन आइडेंटिटी थी और गोली चला दी जी। और उसकी रोशनी में उन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ लीड्स भी दी हैं कि ये चीज़ें उसको यूएई से क्यों निकाला गया, यहाँ FIRs का अंदराज कैसे हुआ। फिर वो SHO का एक बयान आ जाता है कि मुझे किसने कहा था FIR दर्ज करने के लिए। अब आप क्या देखते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है जो अभी तक की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है? समझते हैं कि बुनियाद प्रोवाइड करती है, बुनियाद देती है वो? देखिए ये एक रिपोर्ट ही है ना सर, रिपोर्ट इज नॉट एविडेंस एज सच। उसके बेसिस पे ट्राई कोई एक्यूज बनाए पकड़े पे उसके बेसिस पे उस रिपोर्ट को इस्तेमाल किया जाएगा, वो क्रॉस एग्जामिनेशन, वो इट हैज़ टू गो थ्रू दी ट्रायल प्रोसेस। और सारा कोई भी रिपोर्ट, चाहे वो GIT की रिपोर्ट हो और या वो ये फैक्ट फाइंडिंग, लेकिन देखिए बड़े एक बहुत सीनियर ऑफिसर ने एक बड़ी आप जो रिपोर्ट आपने अभी बताई, एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा ये प्लान मर्डर था इसमें और मुहरकात है। तो ये बड़ी निशानदेही कर रही है कि इट इज़ नॉट एज सिंपल एज जैसे वो कहे कि जी वो गलती से मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, जैसे जो शुरू में केनियन पुलिस ने कहा। तो ये बड़ी सीरियस मांग है। एक इतना सीनियर जर्नलिस्ट था, उसने ये कहा कि उनकी रिपोर्ट में है कि उसको यहाँ से उनको जाना पड़ा, उन पर बहुत सारे मुकदमात बनाए गए। और देखिए आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए, आप अगर यहाँ कोई बात करते हैं, आप कोई बात करें, सडनली वो किसी को पसंद नहीं आती, आप पे केसेस बन जाते। क्या ये आर्टिकल 19 की और आर्टिकल 10A की वायलेशन नहीं है? ये जुल्म है। देखिए अगर आप किसी की बात से नापसंद, आप समझते हैं कोई, तो आप FIR काटें, उसका ट्रायल करें। लेकिन जो यहाँ चीज़ें होती हैं, ये एक जमहूरी मुल्क का नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। मतलब किसी जर्नलिस्ट को अगर आपने उसको काम से या उसकी ज़बान बंदी करानी है ना, तो आप उसके ऊपर 2-3 FIR काट दें तो वो भी काफ़ी है। तो ये तो 13-13, 15-15 FIR। जर्नलिस्ट के साथ क्या क्या नहीं हुआ, वो बोल के एक जर्नलिस्ट थे, उनके साथ क्या हुआ। सर अब सार आलम को गोली मारी गई, हामिद मीर साहब को भी हामिद मीर को गोलियां मारी गई, नहीं, और वली खान बाबर को शहीद किया गया जी। लंबी लिस्ट है। देखिए आपका हमारा मुल्क में जर्नलिस्ट के लिए काम करना आसान नहीं है। मैं इस तरह वकीलों के साथ भी होता है। आप देखिए हर वक्त आए दिन वकीलों का भी के साथ यही होता है, उनका कत्ल होता है या उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। हर वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हमारे वकीलों को शहीद किया जाता है। तो देखिए जो आदमी इंसाफ, हम भी इंसाफ के लिए लोगों की लड़ रहे होते हैं, अपना कोई पर्सनल केस तो नहीं होता आदमी का। आप भी एक चीज़ बयानिया करते हैं, ठीक है, आपका एक व्यू होता है
है, मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ, लेकिन यही खूबसूरती है कि जी इख्तिलाफ करें, इख्तिलाफ ये तो सेडिशन लॉ है, मैं कहता हूँ उसको भी बदलने की सख्त ज़रूरत है। कि आपको ये देखना होगा कि हमारे आर्टिकल 19 से वो तसादम नहीं है उसका, सेडिशन लॉ 1923 अंग्रेज़ों के ज़माने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को कुछ डायरेक्टिव जारी करने चाहिए, क्योंकि अभी अरशद के मामले में, एक वो इमरान रियाज है उसके मामले में, और कई जर्नलिस्टों के मामले में ये जो मल्टीपल FIRs है ना, ये इतना इनह्यूमन और गैर महज़बाना इक़दाम है, ये जुल्म है, ये उस शख्स को ज़िंदा रहने के काबिल ही नहीं छोड़ता। वो 13 मुकदमात की ज़मानतें एक बंदा नहीं करा सकता, जर्नलिस्ट तो करा ही नहीं सकता। ये सियासतदान तो फिर ये शायद पार्टियां इनके पीछे होती हैं, इनको वकला भी मिल जाते हैं, जर्नलिस्टों को इतनी सपोर्ट नहीं मिल सकती। आप देखिए, आप शहबाज गिल का पिछले दिनों आपने देखा होगा ARY वाले के साथ, वो जो उनके जर्नलिस्ट थे उनके साथ क्या हुआ। देखिए ठीक है, उसको पहली तारीख में कोर्ट ने, मैजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया उसको कि जी उसके खिलाफ तो केस ही नहीं बनता, और दूसरी बात एक FIR दर्ज हो गई, दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती, यही सारी चीज़ें थी। तो ये मैं आप बिल्कुल बजा फरमाया कि इसमें कोर्ट्स को और आप लोगों को, आपके ऑर्गेनाइजेशंस को ये चैलेंज करना चाहिए, दे शुड स्टैंड फॉर यू। हमारी जैसे एसोसिएशन होते हैं, अपने वकला के लिए हम लोग खड़े होते हैं, तो आपकी भी एसोसिएशंस को जाके चैलेंज करना चाहिए, जो अभी आपने बात की कि एक जर्नलिस्ट पे 10 FIR मैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से तवक्को करता हूं कि सुबह इसके ऊपर डायरेक्टिव जारी करें, लेकिन आप डायरेक्टिव जारी करें। नहीं, डायरेक्टिव ऐसे तो नहीं कर देंगे, मल्टीपल FIR नहीं, आप मुद्दा तो लेके आए ना, वो सुओ, हर चीज तो सुओ मोटो कोर्ट नहीं लेगी, आपके पास भी तो पावर है, आर्टिकल 184(3) की पावर में कोर्ट में एप्लीकेशन दें, एक पटिशन दाखिल करें इस इशू पे। आपके ऑर्गेनाइजेशंस को भी तो सोचना चाहिए ना, कि मतलब कि वो आपको किस तरह से प्रोटेक्ट करेगी। आपके अपने प्रोटेक्शन लॉज बनाए थे, वो पास हुआ था, एक बिल एक्ट बन गया था दिसंबर 2021 में, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, प्रोविंसेस ने बनाए, ये सारी चीजें आपको, तो हर चीज कोर्ट पे इस तरह ना छोड़ दिया करें, कुछ आपको भी थोड़ी सी आपके ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑर्गेनाइजेशन को इस मामले में ऑलरेडी हैं। अरशद वाले मामले में मेरे ख्याल में आपकी तजवीज़ दुरुस्त है, एटलीस्ट नेशनल प्रेस क्लब को इसमें दरखास्त देनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट से आपके और ऑर्गेनाइजेशन, PFUJ नेशनल प्रेस क्लब है, पाकिस्तान दरखास्त है, BPABA, मल्टीपल FIRs का तो एक हल चाहिए। एक ब्रेक के साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज इसहाक डार साहब और सदर आरिफ अलवी के दरमियान मुलाकात हुई। ये तीसरी मुलाकात है, और एक तासुर ये मौजूद है कि ये मुलाकात जो है सिर्फ कोई इकनॉमिक इशूज़ को डिस्कस करने के लिए नहीं है, बल्कि बिहाइंड द सीन्स आइंदा इंतखाबात और PTI इसको मेन स्ट्रीम में वापस लाने के लिए, पार्लिमान में वापस लाने के लिए एक कॉन्टेक्ट जो है वो दोनों शख्सियात के दरमियान मौजूद है। इंतखाबात कब होंगे इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दिली ख्वाहिश है कि ये मार्च में हो जाए, रोज़ों से पहले। ये शायद इतना आसान ना हो, मुश्किल हो। दूसरी ऑप्शन ये है कि ईद के बाद मई में हो जाए, या फिर अपने वक्त मुकर्रर के ऊपर अक्टूबर के महीने में हो, क्योंकि इस दरमियान में मरदमशुमारी होनी है, मरदमशुमारी के नताइज आने हैं, और उसके बाद नई हल्का बंदियाँ होनी है, तो वो टाइम फ्रेम जाके अक्टूबर नवंबर में पूरा होता है। कौन सी चीज़ मुमकिन होगी अभी ये कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इन दोनों असहाब का जो कॉन्टैक्ट है उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्मली किसी ऐसे अरेंजमेंट पे आ जाना चाहिए जिसमें वो PMLN के साथ या PDM के साथ मुज़ाकरात करके आइंदा के इंतखाबी अमल की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए बातचीत करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी इबहाम मौजूद हैं इलेक्शंस के हवाले से। हर एक लीडर अपनी अपनी ज़ुबान बोल रहा है। कुछ हमने उसमें से पैकेज में से चीज़ें निकाली हैं, 4-5 मुख्तलिफ बयानात, आपको ये दिखाने के लिए कि क्लैरिटी अभी वहाँ मौजूद नहीं है। ख्वाहिश के बावजूद कि मार्च में ही इंतखाबात हो जाएँ, मार्च में ही पंजाब असम्बली भी नहीं बन जाए, KP भी बन जाए, ये इतना आसान होगा नहीं। तारड़ साहब, कब होंगे इंतखाबात? इंतखाबात जब सारी असम्बलियाँ अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल कर लेंगी, उसके बाद इंतखाबात हो पाएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो ये पंजाब असम्बली और KP असम्बली तोड़ने का अंदिया दिया था, देखें खान साहब इक़्तिदार से बाहर रह नहीं सकते। उस दिन जलसे पे गए हैं तो सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है, जलसागाह का जो उन्होंने जायज़ा लिया है, हवाई जहाज, फिर जिस कुर्सी पे जलसागाह में बैठे हैं वो सरकार की कुर्सी है। तो ये जो छोटे छोटे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस खान साहब एंजॉय करते हैं ना जी, इसके बगैर अब उनका मुझे लगता है सर्वाइवल है नहीं। उनको भी आफ्टर थॉट्स आए हैं। अब एहतजाजी जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है। परवेज इलाही एक सेकंड के लिए भी असेंबलियां तोड़ने को तैयार नहीं, जो मर्जी कहते हैं, जान हाजिर है, फलां हाजिर है, और ये मुमकिन भी नहीं है। देखिए बलूचिस्तान के सूबे में, सिंध के सूबे में परवेज इलाही और शहबाज शरीफ की मुलाकात का कोई एहतमाम करने की कोशिश हो रही है? नहीं, ऐसी मेरे पास तो कोई ना इतलात हैं, ना मुझे ऐसी किसी बात का पता है। पता होता तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करता। मगर बात यह है कि परवेज इलाही आखिरी हद तक जाएंगे कि ये असेंबलियां ना टूटे। और आपने देखा कि उन्होंने कुछ बयानात के ज़रिए
इमरान खान साहब से अपनी लाइन भी बिल्कुल अलहदा कर ली है, उन्होंने एक स्टांस ले लिया है। वो जो मर्जी कहते रहे कि जी खान साहब के लिए जान हाजिर है, खान साहब फलां है, खान साहब टमकां। आसिफ जरदारी साहब और आपकी जमात जो है, क्या कुछ ऐसा इरादा रखते हैं कि दोबारा से परवेज इलाही से राब्ता कायम करके अगर कोई इन हाउस चेंज की नौबत आती है तो दोबारा परवेज इलाही के गले में हार पहना दें? कुछ ऐसे इरादे हैं आपके? देखिए, मामलात इतने आगे चले गए हैं कि हमारे लिए तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत मुश्किल होगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला हो पाएगा। तो मैं इस बारे में मुझे कोई होप भी नहीं है, और इसकी मुझे पॉसिबिलिटी भी कम नज़र आती है। और देखिए, अगर खान साहब असेंबलियाँ तोड़ने के बारे में संजीदा होते तो उस पर यू टर्न ना लिया जाता, और अब असेंबलियाँ तोड़ने वाला टॉपिक जो है वो इट्स बिहाइंड अस। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, इंतखाबी अमल हो जाना चाहिए ताकि बेयकीनी ख़त्म हो जाए, लेकिन कब होंगे इसके ऊपर अभी भी सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो सियासतदानों का डिमेन है कि वो कब करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन, किसी हर पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए, वो किसी वक्त भी हो जाए। लेकिन इमरान की तो दिली ख्वाहिश है ना कि दोनों असम्बलियाँ वो डिसॉल्व करें, और ताकि फोर्स कर सकें इनको कि जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन ये सियासी सवाल है, इसका मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड। तज्जिया मैं कह सकता हूँ कि अगर वो देखें, वो तो एक चीफ मिनिस्टर की अपनी सवाबदीद होती है कि वो गवर्नर से कहे कि जी असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दे, और वो डिसॉल्व हो जाती हैं 48 घंटे में अगर ना करें। और अगर परवेज साहब कहीं ना तो फिर तो वो चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करनी होती, मेरे आपके कहने से तो नहीं होगी। नहीं, वो कैसे होगी? इमरान की ख्वाहिश पे भी नहीं होगी जब तक परवेज साहब कहेंगे नहीं। वो तो देखिए, वो तो उनके ऊपर उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एज पोलिटिकल पार्टी। इमरान खान साहब अगर कह रहे तो उनकी एक जगह तो उनकी इमरान खान साहब की हुकूमत तो है ना, मतलब वो केपीआई के खाली केपी नहीं करेंगे ना, पंजाब के बगैर खाली केपी नहीं करेंगे जी। लेकिन ये कहना कि जी इलेक्शन सब एक साथ होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर स्टेट असेंबलीज इलेक्शन अलग हो रहे होते हैं, नेशनल इलेक्शन अलग हो रहे होते हैं, तो वहाँ तो एग्जांपल्स मौजूद। हमारे यहाँ इस तरह से कोई नहीं है, तो लेकिन देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। जी, हमने हर तरीके से एक दूसरे पे इल्ज़ाम ही लगाना होता है कि इलेक्शन चोरी हो गया। कोई इलेक्शन का तरीके के ऊपर भी इत्माद होना चाहिए कि जो इलेक्शन हो रहा है उसको मान लें। में इशू जो आता है, मैं समझता हूँ कि ये सियासतदानों को, देखिए हमारा भी इलेक्शंस हो रहे होते हैं हर वक्त, इंशाल्लाह के फल से हमारे चाहे मार्शल लॉ हो, यानी बार एसोसिएशंस के इलेक्शन हर हाल में हुए। तो देखिए, आपको थोड़ा सा सिस्टम को यकीन करना होता है, लेकिन अगर आप समझते हैं आप इल्ज़ाम ही लगाते रहेंगे और आप शिकस्त नहीं तस्लीम करते, कंसीड नहीं करते इलेक्शन, तो यही प्रॉब्लम्स आएंगी। और दूसरी बात है, मेन इंपॉर्टेंट काम होता है इलेक्शन कमीशन का। मैं समझता हूँ हमारे इलेक्शन कमीशन को ऐसा मजबूत ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि ताकि नज़र आए कि जी इलेक्शन जो है वो फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हुआ है। जी, तारड़ साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। डार साहब की और प्रेसिडेंट साहब की मुलाकातें, क्या बातें डिस्कस होती हैं? बहुत हाईएस्ट लेवल के ऊपर कांटेक्ट है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में चीज़ें थोड़ी आती हैं। अभी उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो कुछ बातों से मैंने नतीजा अखज़ किया है कि इलेक्शन के टाइम के ऊपर दोनों के दरमियान बातचीत हो रही है, लेकिन हतमी नतीजा क्या होगा ज़ाहिर है वो आप पीडीएम की जमातें जब फैसला करेंगी फिर बात किसी तरफ चलेगी। देखिए, जैसे आपने फरमाया कि पीडीएम की जमातों ने इसका फैसला करना है, और ये जो खान साहब ने भी पेशकश की, मशरूत पेशकश की मुज़ाकरात की, तो पेशकश कभी भी मुज़ाकरात की मशरूत नहीं होती है, पॉलिटिक्स है। इसमें हमेशा दोनों साइडों से एजेंडा रखा जाता है। ये नहीं हो सकता कि जी मैंने सिर्फ अर्ली इलेक्शन पे बात करनी है। और खान साहब हमें चोर कहते थे, डाकू कहते थे, असेंबली में उस रास्ते से आते थे कि हाथ ना मिलाना पड़ जाए, और अपने लोगों को डिस्करेज करते थे कि इनसे मेल मिलाप ना किया करे। और इनका बयानिया था कि लोग इनको शादियों पे नहीं बुलाएंगे, सोशल इवेंट्स पे नहीं बुलाएंगे। तो ये अब अचानक क्या ज़रूरत पेश आ गई एक ऐसे शख्स को जो मुतकब्बिराना अंदाज में मगरूर होकर कहता था कि जी ये इनसे बुरे लोग कोई नहीं है। क्या वो हमारे से बातचीत करना चाहते हैं? क्या अपने मफाद में है बातचीत? तो देखिए, इस पे पीडीएम का व्यू आएगा, पीडीएम की मीटिंग होगी, मगर मैं ये समझता हूं कि ये एक दरवाज़ा बतौर सियासतदान मैं समझता हूं खुला रहना चाहिए कि पॉलिटिक्स में कभी भी बातचीत आइडियाज एक्सचेंज हुए डार साहब और सदर साहब के दरमियान, क्या आइडियाज एक्सचेंज हुए सदर साहब और डार साहब? देखिए, ऑब्वियसली उसके अंदर देखिए जो रोजमर्रा के सरकार के मामलात हैं उसमें आपको नजर आ रहा है कि सदर साहब की तरफ से चीजें उस तरह ब्लॉक नहीं की जाती। हमारे वो चाहे कोई वजीर ने हल्फ उठाना, और डार साहब का हल्फ भी सदर पाकिस्तान ने लिया था, उससे पहले वो वजीर आजम का हल्फ लेने को तैयार नहीं थे। बट ऑब्वियसली सदर पाकिस्तान के साथ काफी आइस मेल्ट हुई है और उन्होंने काफी कोऑपरेशन करवाई है। और आपके सामने है
कि बहुत सारे मामलात पे जो समरीज भी जाती हैं लीगली, जिस पे सदर जो है वो 25 दिन उसको रोकने का मजाज है, वो उसको नहीं रोकते। तो देखिए, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर उनकी मुलाकात होती रहती है। मुज़ाकरात का जब भी फैसला होगा, जैसे भी होगा, गैर रस्मी गुफ्तगू के हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मगर वो पीडीएम की जमातें मिलकर करेंगी और पीडीएम उस पर अपने लाहे अमल का ऐलान करेगा। मगर फिलहाल मुझे ये लगता है कि खान साहब अपने सियासी पत्ते बहुत जल्दी खेल चुके हैं, लॉन्ग मार्च के ऑप्शन को भी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो वो पंजाबी का शेर है ना, सोची पे हुन की करिए। तो अब खान साहब भी सोच में होंगे कि मैं अब करूं क्या, क्योंकि एंटी अमेरिकन नैरेटिव पे वो कह चुके कि गलत फहमी थी, अमेरिकन लॉबीइस्ट फर्म हायर कर ली। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी पे कह चुके कि ये इस हुकूमत को लाना वो इस्टेब्लिशमेंट की साजिश नहीं थी, वो चाहते तो तरीके एतमाद को रोक सकते थे। मगर बियॉन्ड दैट अब खान साहब के पास सियासी पता है क्या? उनके दोनों चीफ मिनिस्टर्स असेंबलियां तोड़ने को तैयार नहीं है और अब खान साहब जो है वो मुज़ाकरात की एक मशरूत पेशकश लेके बैठ गए हैं। तो मैं समझता हूं कि वो इस वक्त लूजिंग एंड पे हैं और इस वक्त बॉल पीडीएम के कोर्ट में है। लेट्स सी कि पीडीएम की जमातें इस पे क्या डिसाइड करती हैं। जुबैरी साहब, क्या प्रेसिडेंट साहब अपना गुड ऑफिस यूज़ कर सकते हैं दोनों फ्रीकैन को किसी एक जगह पे लाने के लिए? देखिए, फेडरेशन का हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तानी होते हैं। वो आप उनका बिल्कुल अगर उनका रोल होना चाहिए और रोल होना चाहिए उनका कि वो कोशिश करें कि जो कशीदगी है, सियासी कशीदगी, वो कम हो। ये उनकी जिम्मेदारियों में एक चीज़ शामिल है और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें कोई हर्ज नहीं है। और देखें, जैसे अभी फरमाया इन्होंने, अता तारड़ साहब ने, कि दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से गिव एंड टेक होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। और आप ज़रूर अगर मशरूत अगर वो कर रहे हैं, आपके ऊपर एक्सेप्ट करें ना करें, आप भी अपनी शर्तें रख लीजिए कि आप किस बात पर बात करेंगे, लेकिन बात ज़रूर होनी चाहिए। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब दोनों तरफ पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं। अमल चलना चाहिए सर, और जमहूरियत को नुकसान नहीं होना चाहिए। सिविलियन बालादस्ती इस मुल्क में कायम होनी चाहिए। ये इन सब पार्टीज का ये आई थिंक मुश्तरका एम होना चाहिए। आज एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक अहम नुकता उठाया है। उन्होंने कहा कि जो नई मरदमशुमारी के नतीजे हैं वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आएंगे और अक्टूबर तक हम नई हल्का बंदियाँ कर पाएंगे, उससे पहले तो मुमकिन नहीं होगा। उसके ऊपर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का डिसीजन है, बाकायदा पीटीआई के दौर में हुआ था कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों पे होंगे सिंध के वो तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने के लिए। देखिए, वो ज़रूर उन्होंने काउंसिल को ये इशू दोबारा जा सकता है, हतमी फैसला तो नहीं होता, सीसीआई में दोबारा ले जाना पड़ेगा, फिर से ले जाए। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। फर्ज करें आज प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबलियां तोड़ देते हैं, ये इलेक्शन कमीशन काम नहीं है कि हम तैयार नहीं है। दे शुड बी रेडी एट ऑल टाइम। पहले भी उन्होंने ये बात की थी जब केस चल रहा था, आपको याद हो, अप्रैल में, जी हम तैयार नहीं। आज मैं डिसाइड करता हूँ एज प्राइम मिनिस्टर के, जी मैं एडवाइस करता हूँ प्रेसिडेंट को तोड़ दें असेंबली। जरूरी तो नहीं है 5 साल पूरे हों, इट्स अप टू द डिस्क्रेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। विद इन 90 डेज उन्हें कराने पड़ेंगे। आपको केयर टेकर सेटअप आएगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका काम होगा कि वो इलेक्शन करवाए। ये नहीं होना कि जी अब ये होगा तो ये होगा तो फिर होगा। दे शुड बी रेडी। उनके कहने से उन्होंने कह दिया, बट दैट इज शुड नॉट बी ऑन द पॉलिटिकल पार्टी। एक उनके बयान में मुझे बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आया। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, ईवीएम, ये एकदम नहीं लाए जा सकते, पहले हम पायलट करेंगे। पायलट 13 में भी करना था, नहीं किया, 18 में भी करना था, नहीं किया, अभी भी कह रहे हैं पायलट करेंगे। उनका काम है, इंडिया में भी तो होती है ना, आपको तो ईवीएम के थ्रू ही इलेक्शन होते हैं। उनका इलेक्शन कितने पूरे महीने चलता है आपको मालूम है, ठीक है? वो एक दिन का इलेक्शन नहीं होता जैसे हमारे यहाँ होता है। आप देखिए, आपका काम है, आप करें, आप जरूर इंट्रोड्यूस करें, और इसलिए क्योंकि इससे बोगस वोटिंग खत्म हो जाएगी। आपका काम है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। दे शुड इंश्योर दीज थिंग्स। तारड़ साहब, ईवीएम्स आपको लानी चाहिए, एटलीस्ट 5-10% हल्कों में तो ईवीएम पे इलेक्शन होना चाहिए, ताकि आप एक कंपैरिजन कर सकें कि क्या एडवांटेजेस हैं। आप सिर्फ डरे हुए हैं कि पता नहीं आपकी इस्टेब्लिशमेंट कोई एक बटन दबा के पूरा इलेक्शन चुरा के ले जाएगी, इतना आसान नहीं होगा। आपको उसको इजाज़त देनी चाहिए टेक्नोलॉजी को। देखिए नदीम मलिक साहब, इसमें हमने खासी रिसर्च भी की है और इस पे पिलडैट की भी एक स्टडी मौजूद है और एक पायलट प्रोजेक्ट इलेक्शन कमीशन ने भी लॉन्च किया था। इसमें प्रॉब्लम यह है कि कोई भी ऐसी मशीन जिसमें एल्गोरिदम है, जिसमें सॉफ्टवेयर है, वो एल्गोरिदम किसी भी चीज का बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एल्गोरिदम बनाया जा सकता है कि नदीम मलिक साहब और अता तारड़ साहब का इलेक्शन हो तो उसके अंदर हर एक वोट जो अता तारड़ को कास्ट होगा उसके बदले नदीम मलिक साहब को 2 वोट कास्ट शुमार किए जाएंगे। तो देखिए, ये दुनिया भर में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस वक्त बहुत कम ममालिक हैं जो ईवीएम को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरह आपने देखा कि वो रशियन अमेरिकन डिबेट भी चली हैकिंग के हवाले से,
ट्रंप के इलेक्शन को भी कंट्रोवर्शियल करार दिया गया। तो मैं नहीं समझता कि ये ईवीएम के तहत बहुत साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शन की एक्सप्लॉयटेशन को, इलेक्शन में रिगिंग के चांसेस को, इसको कम से कम करना चाहिए। बट हमारा मैनुअल सिस्टम अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर दिया जाए, और मैं देखिए मैं ग्राउंड का आदमी हूं, डस्का के इलेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, हम बिल्कुल हार जाते। डस्का में चोरी कैसे पकड़ी गई कि मैनुअली जो फॉर्म 45 टैंपर किया गया था और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सुबह लेट आए थे टैंपर्ड शुदा फॉर्म 45 के साथ, उनका फॉर्म 45 जो पोलिंग एजेंट्स को स्टैंप शुदा साइन शुदा फॉर्म 45 दिया गया था उससे मुताबिकत नहीं रखता था। तो जब दोनों फॉर्म 45 सामने रखे गए मैनुअली और देखा गया कि एक फॉर्म 45 में टैंपरिंग की गई है तो वो साबित हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अगर हैकिंग हो जाए, अगर एल्गोरिदम चेंज हो जाए, अगर सॉफ्टवेयर की मैनिपुलेशन हो जाए तो वो कोई चीज कंपेयर नहीं की जा सकेगी। तो मैं ये समझता हूं एंड प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी हर चीज का हल देती है। ये नहीं है कि कोई आएगा तो उठा के चोरी करके सारा कुछ। कई दफा नुकसानदेह भी होती है, चेक्स लगा सकते हैं, कई दफा नुकसानदेह भी होती है। तारड़ साहब आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।